हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब क्या है, ये क्या है, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इसमें लिखना डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन इसकी वजह से हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइड, इसकी वजह से हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइड, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है टिश्यू। हाइपोवोलेमिक का मतलब क्या है, वॉल्यूम कम होना। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, या तो हेमरेज हो सकता है, मोस्ट कॉमन इसका हेमरेज ही होता है। हेमरेज की वजह से हेमरेज हुआ जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, अब हमारी बॉडी में ब्लड ही नहीं है, तो क्या हमारे टिश्यू को प्रॉपर ब्लड पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, तो ये इसका कॉज हो सकता है कि पेशेंट को क्या हो गया, बहुत ज्यादा हेमरेज हो गया है। दूसरा क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। बर्न में क्या होता है, हमारे जो हमारे सेल होते हैं, सेलुलर डिस्ट्रक्शन होता है। सेलुलर डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, जो हमारे सेल का फ्लूइड है वो बाहर निकलने लगता है। तो जैसे सेल का फ्लूइड बाहर निकलने लगता है तो पर्सन की जो बॉडी है वहाँ पे हाइपोवोलेमिया हो जाता है, ठीक है, हाइपोवोलेमिया हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमारे सेलुलर डिस्ट्रक्शन होता है। आपने सुना होगा जो भी पेशेंट बर्न का होता है वो शॉक में जाता है। कौन से शॉक में जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है, इसमें जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है। तो जो बर्न का मोस्ट कॉमन क्या है, कौन सी क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक, क्योंकि वहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों है, क्योंकि बर्न की वजह से हमारे सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सेलुलर डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या है, जो भी सेल का फ्लूइड है वो सेल से बाहर आ रहा है। सेल से बाहर जैसे ही फ्लूइड आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट की बॉडी में हाइपोवोलेमिया होने लग जाता है। तो हमने बोला हाइपोवोलेमिया शॉक किसकी वजह से, तो हेमरेज की वजह से, बर्न की वजह से, दूसरा कोई भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे भी क्या होती है, हमारे सेल क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रक्शन होने लग जाते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट होता है, जब कोई पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ठीक है। जैसे आपको फीवर या कोल्ड होता है तो उस टाइम पे डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपको पानी की कमी की वजह से शायद फीवर हो गया, तो आपको फीवर में भी ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। एक्सेप्ट पैनक्रियाटाइटिस, क्योंकि पैनक्रियाटाइटिस में बहुत सीवियर पेन होता है, तो वो अगर पानी भी पीता है तो स्टिमुलेशन ये आप उसमें पढ़ोगे, जब आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की डिजीज कंडीशन पढ़ोगे तो आपको पता है एक ऐसा इन्फेक्शन पैनक्रियाटाइटिस के अलावा हर इन्फेक्शन में डॉक्टर बोलता है आपको पानी पीना है, क्योंकि पैनक्रियाटाइटिस में बहुत सीवियर पेन होता है। इवन उसमें डॉक्टर जो पर्सन है उसको ये बोलते हैं आप स्वेलो भी मत करो। जो पर्सन स्वेलो भी करता है ना तो उसको स्टिमुलेशन मिलता है, उसमें कोई भी स्टिमुलेशन पैनक्रियास को नहीं देना होता है, पैनक्रियास को पूरा रेस्ट करना होता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा भी स्टिमुलेशन मिलता है तो इतना सीवियर पेन होता है, इतना सीवियर पेन होता है। मैंने तुम्हें एक क्लास में बोला था कि पेन को हम कभी भी प्रायोरिटी नहीं देते, एक्सेप्ट पैनक्रियाटाइटिस में। अगर कोई पर्सन पैनक्रियाटाइटिस के पेन का है तो वहाँ पे हम प्रायोरिटी हमेशा पेन को देते हैं, क्योंकि पैनक्रियाटाइटिस में बहुत सीवियर पेन होता है। पर्सन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं तो बहुत सीवियर पेन होता है पैनक्रियाटाइटिस का। तो पैनक्रियाटाइटिस में कभी भी पानी पीने को नहीं बोलते, ऐसा इन्फेक्शन जहाँ पे डॉक्टर मना करता है, इवन स्वेलो करने को भी मना करता है, पेशेंट को बोलता है स्वेलो की मत करो। स्वेलो करने के लिए भी उसको क्या बोलते हैं, हार्ट, क्योंकि स्टिमुलेशन मिलता है, जितना प्रेशर होगा उतना पेन कम होगा, ठीक है। तो हमने बोला इन्फेक्शन में भी होता है क्योंकि परफ्यूजन कम हो जाता है। नेक्स्ट आपको पता है वॉमिटिंग, अगर वॉमिटिंग होगी तो बॉडी का फ्लूइड बाहर आ जाएगा सारा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पेशेंट जब बहुत सीवियर वॉमिटिंग हो जाती है तो पेशेंट शॉक में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि बॉडी का सारा फ्लूइड तो बाहर निकल जाता है। तो उस कंडीशन में भी हमें पानी की कमी हो जाएगी, फ्लूइड नहीं होगा बॉडी के अंदर, फ्लूइड नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बोला डायरिया, डायरिया में भी क्या होता है, तुमने देखा होगा डायरिया से कभी कभी डेथ हो जाती है। डायरिया से डेथ क्यों हो रही है, क्योंकि पर्सन शॉक में जा रहा है, ठीक है। डायरिया से पर्सन की डेथ क्यों हो रही है, अब बार बार डायरिया करने से थोड़ी हो रही है उसको क्या हो रहा है, जितना वो डायरिया कर रहा है उसकी बॉडी से क्या निकल रहा है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है, और फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो पर्सन किसमें जा रहा है, बेटा शॉक में जा रहा है। पेशेंट किसमें जा रहा है, शॉक में जा रहा है। जैसे तुमने अभी देखा होगा गर्मियों में बोलते हैं पर्सन को चक्कर आ गया, बहुत ज्यादा बेहोश हो गया, तो शॉक वाली कंडीशन तो है, क्योंकि उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की बहुत ज्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन उसको हो रहा है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से टिश्यू परफ्यूजन कम हो रहा है और पर्सन किसमें जा रहा है, शॉक में जा रहा है, ठीक है। तो वही अगर पेशेंट को सीवियर डायरिया हुआ है, सीवियर वॉमिटिंग हुई है, वो कंडीशन में किसमें जाएगी, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी, किसी भी पर्सन की प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी हुई है तो सर्जरी में भी क्या होगा, फ्लूइड नहीं होगा, फ्लूइड नहीं होगा सर्जरी में भी, क्योंकि ब्लड का लॉस हो जाता है, सर्जरी में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या हो जाएगा, सर्जरी वाले पेशेंट को बोलते हैं ना जब भी पेशेंट शॉक में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि सर्जरी के बाद हमेशा पेशेंट में यही एक इन्फेक्शन को नोटिस किया जाता है, शॉक को नोटिस किया जाता है, क्योंकि उसमें जो क्या है हमारा ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कॉजेस लिखेंगे कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, इसके कॉजेस लिखना बेटा, क्या क्या कॉजेस होंगे, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने बोला बर्न, किसी कोई पेशेंट अगर बर्न का है, ठीक है, कोई पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है, वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग में सीवियर लिखिएगा, अगर सीवियर वॉमिटिंग हो रही है किसी पेशेंट को, सीवियर डायरिया अगर है, फिर हमने बोला किसी पेशेंट को सीवियर डायरिया, प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी। अब देखो फिर से मैंने हमेशा बोला है कि सब कुछ एक तरफ और मोस्ट कॉमन एक तरफ, फिर अब आएगा देखो बेटा, हर उसमें मैं बोलती हूँ बाकी सिम्टम्स एक तरफ, बाकी कॉज एक तरफ, मोस्ट कॉमन एक तरफ, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है वो किससे होता है, हमारा हेमरेज से होता है। मैंने ये नहीं बोला कि टोटली हेमरेज से ही होता है, मैं ये नहीं बोल रही कि टोटली हेमरेज से ही होता है, बट मोस्ट कॉमन किससे होता है, मोस्ट कॉमन और टोटली एक तो होता है कि एक ही कॉज है, मतलब अगर मैं ये नहीं लिखाती तो मैं बोलती कि सिर्फ हेमरेज से होता है, एक होता है मोस्ट कॉमन। तो आपको ना हमेशा एग्जाम में याद रखना है कि मोस्ट कॉमन पूछा है, ऐसी ऐसी चीजें लिस्ट पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, इंक्लूड पूछा है, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाते हैं। तो हमने बोला मोस्ट कॉमन, बाकी सब चीजें पर मोस्ट कॉमन, क्योंकि मोस्ट कॉमन से भी क्वेश्चन अगर आपको आगे कि मोस्ट कॉमन क्या है तो आपको पता होना चाहिए मोस्ट कॉमन क्या है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है वो किससे होता है, हेमरेज से होता है। दूसरा मैंने बोला बर्न में जो मोस्ट कॉमन शॉक होता है वो कौन सा होता है, हाइपोवोलेमिक होता है। ये दोनों जो है, ये दोनों चीजें अलग है, ये दोनों चीजें अलग है, ठीक है। दोनों चीजों को समझना, मैंने क्या बोला, हेमरेज की वजह से, ठीक है। जो हाइपोवोलेमिक शॉक का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, हेमरेज है, और बर्न में जो मोस्ट कॉमन शॉक होता है वो कौन सा होता है, हाइपोवोलेमिक होता है। बट जो उसमें मौत का कारण बनता है वो आपका क्या बनता है बेटा, न्यूरोजेनिक शॉक बनता है। जो हमें हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से मरेगा नहीं पेशेंट, बट न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से मर जाएगा। बट मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, किसमें, बर्न में। बर्न पेशेंट को मोस्ट कॉमन जो शॉक होता है वो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, ठीक है। और जो हाइपोवोलेमिक शॉक का मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, हेमरेज। दोनों कंडीशन अलग है, पर दोनों कंडीशन को मिक्स नहीं करने, समझ रहे हैं आपको। मैंने क्या बोला, हाइपोवोलेमिक शॉक का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, आपका हेमरेज है। अगर किसी पर्सन को हेमरेज हो रहा है तो उसको श्योरली है कि हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। और दूसरा मैंने क्या बोला, अगर कोई पेशेंट बर्न का है, कोई पेशेंट जो बर्न का होता है उसका मोस्ट कॉमन जो शॉक होता है, उसमें जो मोस्ट कॉमन शॉक होता है वो कौन सा होता है, आपका हाइपोवोलेमिक होता है। दोनों चीज अलग है, सिम्टम्स हम सारे शॉक के एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि सिम्टम्स सबके एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम दूसरा शॉक लिखेंगे। दूसरा शॉक आपका क्या है बेटा, कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट हेडिंग डालना, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट आपका कार्डियो। अब कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है बेटा, जब हमारा हार्ट क्या है, अनेबल है ब्लड को पंप करने में। अब वहाँ पे तो हमने क्या बोला कि हमारी बॉडी में फ्लूइड ही नहीं है। जब हमारी बॉडी में फ्लूइड ही नहीं है तो हम हार्ट देगा क्या, क्योंकि हार्ट के पास खुद ही फ्लूइड नहीं आ रहा है, तो वो क्या पंप करेगा। पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वहाँ पे हार्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी, वहाँ पे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब क्या, जहाँ पे फ्लूइड का वॉल्यूम ही कम हो गया है, और फ्लूइड का वॉल्यूम ही कम है, हार्ट के पास ही तो ब्लड नहीं आ रहा, तो हार्ट क्या पीछेगा, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, जब हार्ट के पास ब्लड, हमारी बॉडी में फ्लूइड है, हार्ट के पास फ्लूइड आ रहा है, बट हार्ट अनेबल है पंप करने में, हार्ट में कोई बीमारी हुई है, हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा। अब हमारी बॉडी में फ्लूइड भी है, सब कुछ है, पहले बार तो फ्लूइड नहीं था, अब यहाँ पे क्या हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, हार्ट में कोई बीमारी हुई है जिसकी वजह से हार्ट क्या कर रहा है, हमारे ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, हमारे टिश्यू तक हार्ट ब्लड को नहीं पहुंचा पा रहा है, ठीक है। तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है, पहले बार में हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बॉडी में फ्लूइड ही नहीं था, अब फ्लूइड ही नहीं है तो हार्ट भेजेगा कैसे, ठीक है। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है।
तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस टाइप ऑफ शॉक ड्यू टू अनेबल द पंपिंग ऑफ ब्लड। दिस टाइप ऑफ फ्लूइड, ये क्या है, दिस टाइप ऑफ शॉक, दिस टाइप ऑफ शॉक क्या है, व्हेन हार्ट इज अनेबल टू पंपिंग द ब्लड। जब क्या हार्ट हमारा अनेबल है ब्लड को पंप करने में। अब आपको पता है कि हम बहुत सारी ऐसी डिजीज कंडीशन पढ़ के आ गए जहाँ पे हार्ट हमारा क्या था, ब्लड को पंप करने में अनेबल था। जैसे आपको पता है, हमने बोला कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या है, जस्ट बिकॉज हार्ट फेल हो गया तो हार्ट हमारा क्या है, अनेबल है ब्लड को पंप करने में। हार्ट जो है ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा है, हार्ट क्या है, ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। दूसरा हमने बोला था पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है, हमने क्या बोला, पैनक्रियाटाइटिस। इसमें क्या है बेटा, पैनक्रियाटाइटिस में क्या होगा, पान का मतलब क्या होता है, जब हमारी तीनों लेयर में क्या हो गया बेटा, तीनों लेयर में इंफ्लेमेशन हो गई है। पेरिकार्डाइटिस हो गया है, मायोकार्डाइटिस हो गया, हमने पढ़ा था इनमें, ठीक है, एंडोकार्डाइटिस हो गया। यहाँ पे भी क्या हार्ट क्या है, अनेबल है, ठीक है, क्योंकि पेरिकार्डाइटिस में क्या है, अंदर को प्रेशर लग रहा है, इंफ्लेमेशन हो गई, अंदर को प्रेशर लगा है, जिसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा। मायोकार्डाइटिस क्या है, क्योंकि मायोकार्डियम का तो काम ही कॉन्ट्रैक्शन का है। अब मायोकार्डियम ही बीमार हो गई है तो क्या वो कर पाएगी। अब हमने बोला हमारे घर में तो मोस्टली जो काम है वो हमारी मॉम करती है। अब किसी दिन मॉम ही बीमार हो गई तो घर का काम प्रॉपर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वही जैसे मायोकार्डियम क्या है, मदर ऑफ हार्ट की मदर की तरह काम करती है। तो अगर वही बीमार हो गई, कॉन्ट्रैक्शन उसी का काम है, तो वो अनेबल है। तो उसके बाद हमने बोला एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस बीमार हो गई तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। तो ये कंडीशन है जहाँ पे पंप नहीं कर पा रहा है। दूसरा हमने बोला कार्डियक टेम्पोरेट, जो हमने कल पढ़ा था, जिसमें फ्लूइड भर रहा है। अब जैसे फ्लूइड भर रहा है हमारे पेरिकार्डियम में, तो वो अंदर प्रेशर डाला है हार्ट में, अंदर को प्रेशर डाला क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड भर रहा है, तो प्रेशर डालेगा अंदर को, तो हार्ट क्या होगा, हमारा अनेबल होगा पंप करने में, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा हमने बोला यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर वॉल्वुलर डिजीज हुई है, अगर कोई वॉल्व की डिजीज हुई है बेटा, वॉल्व की डिजीज में भी हार्ट क्या है, अनेबल है पंप करने में, क्योंकि हमारे वॉल्व की स्टेनोसिस है। अगर वॉल्व की स्टेनोसिस है तो क्या ब्लड आगे जा पा रहा है, ब्लड नहीं जा पा रहा उतनी अमाउंट में, तो हमने पढ़ा था रीगर्जिटेशन है, नहीं ब्लड जा पा रहा है आगे, ठीक है। दूसरा हमने बोला प्रोलैप्स हो गया, प्रोलैप्स हो गया तो ब्लड तो जा ही नहीं रहा ना, ब्लड तो वापस आ रहा है। तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, पेशेंट को शॉक लाइक सिम्पटम्स आ सकते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। तो इसकी कॉजेस लिखेंगे कि क्या-क्या कॉजेस हो सकते हैं, इसकी कॉजेस लिखना। कॉजेस में हमने बोला एक तो हमारा क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बेटा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। दूसरा हमने बोला वल्वुलर डिजीज हो सकती है, वल्वुलर डिजीज हो सकती है बेटा। तीसरा हमने बोला बेटा हमारा पान कार्डाइटिस हो सकते हैं। पान कार्डाइटिस का मतलब क्या है, तीनों लेयर की इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे तीनों लेयर की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जैसे हमारी पेरी की भी हो जाएगी, मायो की भी हो जाएगी, एंड हमारी क्या हो जाएगी, एंडो की भी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा यहीं पे लिख देना। और क्या हो सकता है बेटा, हमारा कार्डियक टेम्पोरेट, अगर कार्डियक टेम्पोरेट है पेशेंट को, ठीक है। ये सारी कंडीशन क्या लीड करेंगे बेटा, हमारा कार्डियोजेनिक शॉक। जब हार्ट क्या हो जाएगा, हमारा एनेबल हो जाएगा। कौन कंडीशन आती है, कार्डियक मायोपैथी, कार्डियक मायोपैथी। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा हार्ट अनेबल हो जाता है पंप करने, ठीक है। तो अगर हार्ट अनेबल है पंप करने में, तो क्या हमारे टिश्यू को ब्लड मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर हमारे टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो दैट विल लीड टू शॉक। ये क्या करेगा, शॉक में को लीड करेगा, और पर्सन में कैसे सिम्पटम्स आएंगे, शॉक लाइक सिम्पटम्स आएंगे, ठीक है। ये क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें दो चीजें और होती है बेटा। एक होता है सीवीपी, कार्डियोजेनिक शॉक में जो हमारा सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। दो चीजें इसमें नोट करके लिख लेना कि वो चीजें सिर्फ इसी में होती है और शॉक में नहीं होगी, तो इसमें लिख लेना सीवीपी इज इंक्रीज्ड इन कार्डियोजेनिक शॉक, और में नहीं होगी, इसी में होगी। सीवीपी क्या होता है बेटा, सेंट्रल वीनस प्रेशर, ठीक है। सीवीपी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल वीनस। दूसरा बेटा यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो सारी जितने भी आप शॉक पढ़ोगे ना, सब में जो पेशेंट की स्किन है वो हमारी कूल हो जाती है, ठंडी पड़ जाएगी। क्योंकि ब्लड नहीं है तो पर्सन की बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। कुछ एक्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे जिनमें पेशेंट की बॉडी वार्म हो जाती है, बट सारे शॉक में जब पेशेंट शॉक में जाता है तो हर एक शॉक में पेशेंट की जो बॉडी हो जाती है वो कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट की जो बॉडी है वो कूल एंड कामी हो जाएगी, ठीक है। बाकी के शॉक में आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा, आप बोलेंगे कि मैम कूल एंड कामी, उसमें कूल एंड कामी नहीं होती, उसमें कूल एंड ड्राई होती है। आपकी एग्जामिनर जो है वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में फंसाएगा, उसमें कूल एंड ड्राई आपकी स्किन होती है। बट अगर हम कार्डियोजेनिक शॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पर्सन की बॉडी है वो आपकी एक तो ठंडी पड़ जाएगी और कामी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेना कूल एंड कामी इन कार्डियोजेनिक शॉक, कैसे जाएगी, कूल एंड कामी बेटा। बाकी जब मैं आपको इसके सिम्पटम्स दिखाऊंगी सारे शॉक के, तो सारे शॉक में हम देखेंगे कि जो पर्सन की बॉडी है वो ड्राई हो जाती है। सारे शॉक में हम देखेंगे जो पर्सन की बॉडी है वो ड्राई हो जाती है, यहाँ पे कूल एंड कामी जाती है। बाकी तो कूल जो ठंडी है, हर शॉक में आपकी पर्सन की बॉडी ठंडी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है अगर बॉडी में फ्लूइड नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन की बॉडी है वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, आपका कार्डियोजेनिक शॉक था। नेक्स्ट हम लिखेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, नेक्स्ट लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। लेट्स हेडिंग डालना डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या होता है बेटा, इट इज ग्रुप ऑफ, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ शॉक होता है। अब ये भी क्या होता है, फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड होता है, इसके अंदर 4 और शॉक आते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, आपका ग्रुप ऑफ शॉक होता है, ग्रुप ऑफ शॉक। अब ये जो ग्रुप ऑफ शॉक है इसको आप याद कर सकते हो सोना से। एक हमने पढ़ा था मोना, आपको याद होगा, सोना मोना। मोना हमने किससे पढ़ा था, मायोकार्डियम, ठीक है। अब जो इसकी शॉक होती है उसको हम सोना से याद कर सकते हैं। सोना मतलब क्या है, एस से आपका आता है सेप्टिक शॉक, एस से आपका आता है सेप्टिक शॉक, ओ से आपका आता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, एन से आपका आता है न्यूरोजेनिक शॉक, ए से आपका आता है एनाफाइलेटिक शॉक, ठीक है। हमने बोला जो हमारा शॉक है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो रहा है, तो पेशेंट को 4 शॉक और होते हैं, 4 टाइप्स में डिवाइड होता है, जिसको हम जो उसका मिनोमिक होता है उसको हम सोना से याद करते हैं, ठीक है। मोना हमने किसमें पढ़ा था, मोना हमने जब पेशेंट को क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा था तो वहाँ पे हमने मिनोमिक पढ़ा था मोना, यहाँ पे हमने पढ़ा सोना, ठीक है। सोना से याद रखना 4 होते हैं हमारे। पहला आपका आता है बेटा सेप्टिक शॉक, इसमें सोना से याद रखेंगे, एस से आपका आएगा सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक, ठीक है। ओ से आप याद रखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक है। उसके बाद हमने बोला एन से आपका आता है न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। ए से आपका आता है एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेप्टिक शॉक को, पहले हेडिंग डालेंगे सेप्टिक, ठीक है। सेप्टिक शॉक हमारा क्या होता है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कोई भी ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है बेटा, सेप्टिक शॉक हो रहा है, पेशेंट क्या जा रहा है, शॉक में जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, किसी भी टॉक्सिन्स की वजह से। अब वो टॉक्सिन्स कुछ भी हमारे हो सकते हैं, जैसे हमारा कोई भी वायरस हो सकता है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई प्रोटोजोआ है, इनकी वजह से हमें क्या हो रहा है, कोई भी टॉक्सिन्स
है जिसकी वजह से पर्सन क्या है हमारा शॉक में जा रहा है, ठीक है। शॉक का मतलब ही क्या है, हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। अब वो कोई भी टॉक्सिन हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कोई वायरस हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। अब यहाँ पे फिर से आता है कि मोस्ट कॉमन हमारा क्या है, मोस्ट कॉमन हमारा क्या होता है बेटा, यहाँ पे भी अगर हम मोस्ट कॉमन की बात करते हैं तो हमारा बैक्टीरिया होता है। मोस्ट कॉमनली जो हमें सेप्टिक शॉक होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन की बात करें यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि टोटली बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से इट मे बी फ्रॉम वायरस, इट मे बी फ्रॉम प्रोटोजोआ, ये वायरस से भी हो सकता है, प्रोटोजोआ से भी हो सकता है। बट अगर हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमनली किससे होता है, तो मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है, आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े होंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो मोस्ट कॉमनली हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होगा, ठीक है। आपने इससे पहले अगर आपको पता होगा तो आपने ये पता होगा कि इन्फेक्शन की वजह से हमें सेप्टिक शॉक हो रहा है। बस अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि किस इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो मोस्ट कॉमनली आप बताएंगे बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। अगर बैक्टीरिया में भी पूछेगा वो किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, आपको सेप्टिक शॉक होता है, ठीक है। सेप्टिक शॉक इज द पार्ट ऑफ किसका पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है। तो सेप्टिक शॉक में मैंने बताया था कि जो भी पेशेंट को शॉक होगा वहां पे उसकी स्किन है वो कूल हो जाएगी, मतलब ठंडी पड़ जाएगी उसकी स्किन, क्योंकि बॉडी में क्या है, फ्लूइड नहीं है। अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। बट सेप्टिक शॉक में आपको क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन में कहीं ना कहीं हमारी बॉडी क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। तो यहाँ पे सेप्टिक शॉक में जो भी पर्सन आएगा, जो भी पेशेंट आपके पास आएगा, अगर पेशेंट आपके पास आता है सेप्टिक शॉक का पेशेंट आता है, तो उसकी स्किन हमेशा कैसी होगी, वार्म होगी, वो हमेशा गर्म होगा, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे होते हैं जिससे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एक तो वो पूछेगा कि मोस्ट कॉमनली सिम्पटम्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हाइपोपरफ्यूजन होता है, पेशेंट को टेकिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। दूसरा वो पूछ सकता है कि पेशेंट की कूल एंड कामी स्किन कौन से शॉक में होगी, तो आपको पता होना चाहिए कार्डियोजेनिक शॉक में हमेशा जो पेशेंट की बॉडी है वो कूल है, कामी होगी, बाकी में कूल एंड ड्राई होगी, पेशेंट की स्किन ड्राई हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज उसकी बॉडी में क्या है, फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो ड्राइनेस में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करा कि हर जो भी शॉक होंगे उसमें पेशेंट की जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, हमारी कूल हो जाएगी। बट अगर हम सेप्टिक शॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी बेटा, ड्राई हो जाएगी। तो सेप्टिक शॉक में लिखेंगे दिस टाइप ऑफ शॉक, दिस टाइप ऑफ शॉक अगर ड्यू टू इन्फेक्शन, या तो इन्फेक्शन की वजह से होगा, इन्फेक्शन और टॉक्सिक सब्सटेंस, या फिर किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से। अब टॉक्सिक सब्सटेंस कैसे होते हैं कि आपने कोई ऐसी ड्रग ली जो ओवर हो गई या फिर जिसने टॉक्सिसिटी कर दी, ठीक है। आपने कोई ऐसी ड्रग ली, आपने ली तो वो ड्रग क्या थी, अपने आप को ठीक करने के लिए, बट उसका टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। या फिर उसने बहुत सारी टॉक्सिन्स रिलीज कर दिए, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको शॉक हो सकता है, कौन सा, सेप्टिक शॉक। तो हमने क्या बोला कि दो टाइप से होता है हमारे, या तो इन्फेक्शन की वजह से होगा या फिर हमारे किसकी वजह से हो रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से हो रहा है। तो मोस्टली अगर हम बात करते हैं ड्यू टू बैक्टीरिया, मोस्टली किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। तो लिखते हैं यहाँ पे मोस्टली ड्यू टू बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। ये मैंने बोला है कि ये वायरस की वजह से भी हो सकता है और प्रोटोजोआ की वजह से भी हो सकता है। बट मोस्टली अगर हम बात करते हैं इतनी हिस्ट्री में अगर देखा गया है कि कोई भी पेशेंट अगर सेप्टिक शॉक आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, बैक्टीरिया की वजह से आ रहा है। बैक्टीरिया भी कौन सा, आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे लिख लेना कौन सा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि आपका सेप्टिक शॉक